नमस्कार साथियों, मैं बी आर गहलोत आपको महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दों की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्लास सिविल सर्विसेज के प्री मेंस और इंटरव्यू स्टेज के लिए समान रूप से आपके लिए उपयोगी है। यदि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलों में यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक मंच के ऊपर भारत को एक प्रस्ताव दिया है कि भारत को वो 5वीं पीढ़ी का जो एक फाइटर जेट है, उसका नाम है सुकोई SU-57, वो भारत के साथ संयुक्त मतलब प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने हामी भरी है और भारत को एक प्रस्ताव दिया है कि भाई हम है वो मिलके तो मेक इन इंडिया के तहत है वो उसको बनाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और इसके जो 360 एनालिसिस है वो अपन करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले एक इमेज है उसको देखते हैं। ठीक है, ये इमेज है सुकोई SU-57 की। ये एक 5वीं पीढ़ी का विमान है जो किसके द्वारा, रशिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर एक स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, ये रडार की नजर में नहीं आता है। ठीक है, अभी तक वर्तमान में 3 देशों के पास ऐसी कैपेसिटी उन्होंने ये विमान डेवलप किए हैं। एक तो रशिया है, एक है USA अमेरिका और एक चाइना। तो ये 3 देशों ने डेवलप किया है। अब ये तीनों देश है वो इन हथियारों को बेचने की है वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अमेरिका भी भारत को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से वो F-35 है वो उसको खरीद ले। ठीक है, और चाइना है वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो हमें भारत के लिए 5वीं पीढ़ी का विमान लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अब इसी जो मामले के ऊपर है वो पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है कि हम है वो भारत के साथ है वो ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे और बिना किसी शर्त के करेंगे। ऐसा नहीं, कोई भी शर्त नहीं होगी कि भाई है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे या फिर कोई भी है वो बाधा क्रिएट करेंगे, कोई भी बाधा नहीं होगी। मेक इन इंडिया के तहत है वो भारत के अंदर है उसका HAL के द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा। ये प्रस्ताव उन्होंने दिया है। अब देखते हैं भारत सरकार है वो क्या करती है। इस मुद्दे को अपन है वो पूरा चर्चा करते हैं शुरू से लेकर एंड तक। अब इसके मामले के हर चीज के बारे में है वो अपन क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले तो पुतिन ने जो ऑफर दिया है वो अपन बात कर ही चुके हैं। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी अलग अलग देखो पीढ़ियां होती है विमानों की, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और 4.5 जनरेशन भी होती है। जैसे आप राफेल था, राफेल कौन सी जनरेशन का था, वो 4.5 जनरेशन का था। ठीक है, मतलब वो उसके जो चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी के बीच के कुछ है वो मतलब गुण थे, मतलब चौथी पीढ़ी से थोड़ा एडवांस और 5वीं पीढ़ी से थोड़ा सा कम था वो। ठीक, इसलिए अपन को भी है वो 5वीं पीढ़ी का विमान लेने की आवश्यकता है। भारत खुद अपने लेवल पे भी है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इंडिजिनियस जो है विमान 5वीं पीढ़ी का विमान है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी है वो उसका प्रोटोटाइप भी बना नहीं है। और अभी हो सकता है 2027 तक है उसका प्रोटोटाइप बन जाए और उसका है वो अभी ऑपरेशनल होने में कम से कम 2035 तक का टाइम लगेगा। तब तक अपन है वो क्या करेंगे, हमें कोई ना कोई जो है 5वीं पीढ़ी का विमान तो चाहिए। तो रशिया ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर किया है, तो देखते हैं अपन। ठीक है, तो उन्होंने देखो 2-3 चीजें बताई है। एक तो है कि भाई इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, और ये जो सेलर बायर वाला जो गेम है ना, ये इसमें नहीं रहेगा। आप दोनों है वो मालिक होंगे, दोनों मिलके है वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर है वो भारत के पास जो अभी मतलब स्क्वाड्रन के अंदर काफी कमी है। ठीक है, तो उसको फुलफिल करने के अंदर ये बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, भारत के लगभग है वो स्क्वाड्रन होती है ना एयरफोर्स की, 42 स्क्वाड्रन है वो एलोकेट की हुई है, उनमें से 31 ही अभी भारत के पास है। जो है 11 स्क्वाड्रन है उसकी कमी चल रही है, तो उसकी पूर्ति करने में काफी काम आएगा। फिर अपन देखते हैं, देखो मेन प्रस्ताव क्या था। मेन प्रस्ताव ये था कि कोई भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा, पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल पैरेलल नहीं, इन्होंने क्या बताया कि इस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समानांतर नहीं है। मतलब पुतिन ने ये कहा है कि अभी तक किसी भी देश ने भारत को ऐसा ऑफर नहीं किया है। रशिया ने भी पहले नहीं किया था कि हम है वो ज्वाइंट में प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सारी जितनी कितनी टेक्नोलॉजी है वो पूरी पूरी HAL के साथ मिलके है वो उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई वो बनाएंगे रशिया में और भारत में डिलीवर करेंगे। जैसा राफेल होता है, राफेल को कहाँ बनता है, फ्रांस में बनता है, फिर भारत में डिलीवर होता है। ठीक, वैसा नहीं होगा, बनेगा भारत में ही बनेगा। तो HAL के पास वो सारी टेक्नोलॉजी आएगी जो एक विमान को 5वीं जनरेशन के विमान को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं तो ज्वाइंट प्रोडक्शन है। ठीक है, फिर दूसरा नो रेस्ट्रिक्शन। फिर भारत का है वो जितना मतलब डिस्कशन अभी चल रहा है कि 36 जो एयरक्राफ्ट है इस तरीके के भारत है वो खरीदे। कितने, 36 एयरक्राफ्ट भारत खरीदना चाह रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई देश होता है ना वो ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी होता है ना, वो निर्यात के टाइम है वो देना नहीं चाहते कि भाई ये तो हमारे पास इसका वो कॉपीराइट है वो हमारे पास रहना चाहिए, पेटेंट हमारे पास रहना चाहिए। पर रशिया ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा कोई भी एक भी ऐसी शर्त नहीं होगी कि भाई हम है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे।
बिना किसी शर्त के पूरा है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ दावा, पुतिन ने ये भी कहा कि ये अभी तक का है वो सर्वश्रेष्ठ दावा है, ऐसा कोई भी दावा किसी भी देश ने नहीं किया है। ठीक है, संयुक्त विकास, फिर है मेक इन इंडिया, पहल के अनुकूल बनाएगा। तो मेक इन इंडिया में भारत सरकार ने जिस तरीके का मेक इन इंडिया योजना को बनाया है कि भाई विदेश से टेक्नोलॉजी यहाँ लाए और उस साथ में वो कैपिटल भी लाए और यहाँ भारत के अंदर है वो उसका प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो एसयू जो 57 है उसका इसी तरीके से है वो प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया है। फिर पुतिन ने यह भी बताया कि ये विमान है वो अभी तक का सबसे आधुनिक विमान है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये एयर सुपीरियरिटी इसकी बहुत अच्छी है, एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है ये। फिर अपन आगे देखते हैं, अब अपन थोड़ी सी न्यूज़पेपर कौन कौन से न्यूज़ ने है इसको किस तरीके से है वो डिस्क्राइब किया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कौन सी न्यूज़ का, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है कि पुतिन सेज रशिया रेडी टू जॉइंट बिल्ड SU-57 स्टेल्थ फाइटर विथ इंडिया। कि वो पुतिन ने जो कहा है उसी को यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर अगला जो आर्टिकल है वो है कौन सा, न्यूज ऑन एयर, जो भारत सरकार का जो प्रवक्ता है, मतलब ऑफिशियल जो न्यूज चैनल है ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज ऑन एयर है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई रशिया ने हमें ऑफर किया है और हम इस पे काम कर रहे हैं, आगे जो मतलब कोटेशन वगैरह मंगाएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री है इसके बारे में देखेगी, प्रेजेंटेशन वगैरह उन्होंने लिया है, रशिया की जो कंपनी है सुखोई कंपनी उनसे प्रेजेंटेशन इन्होंने लिया। अब है वो विचार कर रहे हैं कि भाई हम क्या करना है, कोलेब्रेशन करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से करना है। वैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है आर्टिकल, पुतिन हर्डल्स एसयू नहीं हार्ड सेल्स SU-57 फाइटर टू इंडिया, वी वर रेडी टू को डेवलप जॉइंट फर्दर विथ इंडिया विथ नो रेस्ट्रिक्शंस। तो इसमें सब में यही बात कही गई है कि भाई वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बिना रेस्ट्रिक्शंस के है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो की जाएगी। ये इंडिया टुडे का है, कोई सेम चीज़ है, कोई नई नहीं है इसमें। अब इसमें अपन टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस देखते हैं कि भाई इस विमान के अंदर ऐसा क्या है जो दूसरे विमानों में नहीं है, या फिर जो 4th जनरेशन के विमानों में नहीं था इसमें है। ठीक है, फिर जो मतलब अमेरिका का जो F-35 है उसमें है, उसमें नहीं है, इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो SU-57 की जो विशेषता है, ये आधुनिक हवाई युद्ध मॉडर्न में एक दुर्जय संपत्ति फॉर्मिडेबल एसेट बनाते हैं। मतलब जो खतरनाक युद्ध होते हैं ना, आधुनिक टाइप के जो वॉरफेयर होते हैं जिसमें बहुत फास्ट है वो फायरिंग होती है, ठीक है, काउंटर अटैक करना पड़ता है, उन सब के लिए ये सुटेबल है। स्टील्थ और कम दृश्यता, तो ये क्या होता है कि भाई ये है वो रडार की नज़र में नहीं आएगा। जैसे एक बड़ा विमान होता है, ठीक है, वो एक बॉल के बराबर दिखेगा रडार में, उससे ज़्यादा है वो दिखेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि वो सामने वाला है वो उसके अपने जो एयर डिफेंस है उसको स्ट्राइक नहीं कर सकता। ठीक है, और इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैक 2 की लगभग स्पीड है, तो ये बहुत तेज़ गति से आएगा और तेज़ गति से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी मैक 2 की इसकी स्पीड है। 2 इसमें इंजन होंगे, इंजन कितने होंगे, 2 इंजन होंगे। ड्राइवर भी इसमें मतलब जो पायलट होते हैं ना, 2 पायलट है वो भी बैठ सकते हैं। तो इसमें देखो थोड़े शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, 5th जनरेशन तो है ही है ये। फिर 2 मैक की स्पीड है इसकी, स्टेल्थ कैपेसिटी है। स्टेल्थ कैपेसिटी मैंने आपको बता ही दिया कि ये रडार की नज़र में नहीं आता, इन सर्विस है। पर ऐसा नहीं है कि अभी प्रोटोटाइप बनना है और बनने की प्रक्रिया में है, बन जाएगा तब दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये बन चुका है, अभी रशिया इसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रूवन है, इसकी टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से ही इसको टेस्टेड किया हुआ है। ठीक है, ट्विन इंजन है, 2 इंजन है इसके अंदर, मल्टी रोल है ये, मतलब सटीक साथ से ये अटैक कर सकता है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकता है ये। एयर सुपीरियरिटी है, बहुत तेज गति से चलता है, मतलब उलट पलट बहुत जल्दी सकता है ये। ठीक है, एडवांस है, नेक्स्ट जनरेशन रेडार और सेंसर इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, फिर है हॉल लिंक, मतलब हॉल के साथ है वो HAL जो कंपनी है उसके साथ इनका है वो बातचीत है वो चल रही है। ये है SU-57, अपन देख चुके हैं फोटो। अब इसमें तो कुछ विशेषताएं इस फोटो में दी हुई है वो अपन देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से है वो आर्मामेंट लगे हुए हैं, एक है गन्स लगी हुई है, फिर एयर टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स इसमें लगे हुए हैं, एंटी शिप मिसाइल्स इसमें लगे हुए हैं। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड है इसकी 2600 किलोमीटर पर आवर। पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं, फाइटर जेट्स हो सकते हैं, टैंक हो सकते हैं, ये शिप वगैरह है, इनको भी ये टारगेट कर सकता है। फिर इसका है यूजफुल लोड अप टू 10,000 किलो तक का है वो लोड ये सहन कर सकता है। फिर है मिशन रेडियस, 1100 किलोमीटर तक का ये मतलब एरिया कवर है वो कर सकता है। ठीक है, कितना है, 1100 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर सकता है। इसके बाद और एक विशेषता है सुपर क्रूज। अब सुपर क्रूज क्या होता है, उसमें ये होता है कि देखो नॉर्मल जो विमान होता है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है।
देखिए नॉर्मल जो विमान होते हैं या फिर जो फोर्थ जनरेशन के विमान होते हैं ना, वो मतलब अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एकदम बहुत सारा फ्यूल छोड़ते हैं। तो बहुत सारा फ्यूल छोड़ेंगे तो उसको क्या थ्रस्ट मिलेगा और वो तेज गति से भागेंगे, ठीक है। उसकी वजह से उनको क्या कि फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब इनमें देखो फिफ्थ जनरेशन का जो विमान है SU-57, इसके अंदर ये है कि एक अलग टेक्नोलॉजी यूज की गई, उसका नाम है सुपर क्रूज। इसमें ये एरोडायनेमिक्स को यूज करते हुए, बोले ये फ्यूल का यूज नहीं करते, वो हवा को खींचते हैं आगे से और पीछे से, उसको थ्रस्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्यूल को यूज नहीं किया जाता है, बिना फ्यूल को यूज किए लंबी दूरी तक ये बहुत ही मतलब सुपर सोनिक स्पीड से है ये चलता है, ठीक है। तो विमान में सुपर क्रूज क्षमता है, जिसका अर्थ है कि यह ईंधन खपत वाले आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक उड़ान बनाए रख सकता है। जो फोर्थ जनरेशन तक के थे ना, उसमें आफ्टर बर्नर लगा हुआ है कि है वो बहुत सारा फ्यूल है वो एक साथ छोड़ा जाएगा, जिससे थ्रस्ट लगेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो इस वो तो आपको पता ही है कि उसमें फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसमें फ्यूल है वो खत्म नहीं होता। फिर मल्टीपल रोल है इसके, एयर सिक्योरिटी है, फिर सही तरीके से सटीक निशान, प्रेसिजन जो है स्ट्राइक इसके द्वारा की जा सकती है। फिर उन्नत एवियोनिक्स है इसमें, ये जेट अगली पीढ़ी के रडार और सेंसर सूट को वो सुसज्जित है, ठीक है। फिर है सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस। हाँ, अब इसके अंदर जो पायलट होता है ना, पायलट के सामने सारी सिचुएशनल जो है उसको कंट्रोल करने की सारी कैपेसिटी होती है। नॉर्मली तो क्या होता है कि मैनुअली जैसे कनेक्ट करना पड़ता है कि कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको सुन के है वो फिर पायलट है वो रेस्पॉन्ड करता है। इसमें सारे तरीके के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो लगे हुए हैं, सिमुलेटर्स वो लगे हुए हैं, सारी चीज़ें। तो पायलट है वो पूरा कंट्रोल है उसका, मतलब वॉरफेयर पे, विमान पे, हर चीज़ पे, ग्राउंड पे क्या क्या है सीन है वो सारे उसको दिख रहे होते हैं, डिजिटली है वो दिख रहे होते हैं। तो ये फायदा है इसका। फिर कमांड सेंटर विन्यास और राजनीतिक अनिवार्यता, नहीं रणनीतिक अनिवार्यता। तो कमांड सेंटर मतलब एक मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में यूज होता है। जैसे इसके अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज की हुई है कि इसको आप एक चलता फिरता कमांड सेंटर, मतलब उससे दूसरी चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हो वहाँ बैठे बैठे आप, तो ये सारी चीज़ें देख सकता है। अब भारत के लिए ये अनिवार्य क्यों है भाई, भारत की क्या जरूरत है ये। अब फाइटर गैप है भारत के, काफी भारत के पास जो स्क्वाड्रन है वो पहले से काफी कम है, ठीक है। कितनी एलोकेट हो रखी है, तो 42 है वो एलोकेट हो रखी है एयरफोर्स को स्क्वाड्रन, और अवेलेबल कितनी है 31 ही अवेलेबल है, तो 11 है वो कम है भारत के पास। तो जल्दी से जल्दी अपन को 5 पीटी का वो फाइटर जेट चाहिए। फिर बहुत सारे जो विमान है वो पुराने हो जाते हैं। अब जैसे आप देखते हो MiG-21 है वो कई बार गिरता रहता है कि भाई वहाँ पे MiG-21 क्रैश हो गया, कभी दूसरी जगह हो गया, कभी नॉर्थ ईस्ट की साइड में हो गया, ठीक है। वो तो एक चलता फिरता ताबूत है, तो उसके भरोसे अपन है वो युद्ध नहीं जीत सकते, हमें है वो एडवांस विमान चाहिए। तो ये SU-57 एक एडवांस विमान है, तो भारत को युद्ध में काफी एडवांटेज दिला सकता है। फिर देखो कितनी 11 कम है। फिर यहाँ पे देखो स्क्वाड्रन सेक्शन 42 31 कम है। फिर जो अर्लीस्ट जो AMCA, एक भारत का एक जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट चल रहा है 5वीं पीढ़ी का जो विमान बनाने का, तो उसका तो अभी है वो 2035 के बाद आएगा, तो तब तक तो हमें कोई ना कोई विमान है वो चाहिए। तो ये जो फाइटर गैप है ना, उसको भरने के लिए SU-57 जो 57 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो AMCA का थोड़ा सा देख लेते हैं। AMCA क्या है, भारत की स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की परियोजना है, उन्नत मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका पूरा नाम है क्या है, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो अभी कब तक 2035 तक है वो आएगा, फील्ड में आ सकता है। अभी तक तो कोई इसका मतलब प्रोटोटाइप भी बना नहीं है, तो अभी पता नहीं है अपन को कि कब तक आएगा, पर कम से कम ये मान के चलते कि 2035 तक तो ये नहीं आने वाला, तो तब तक तो हमें तो कोई ना कोई विमान है वो चाहिए। तो ये इसको है वो पुल के रूप में काम कर सकता है, ये ब्रिज को काम कर सकता है। फिर और क्या समस्या है, तो रीजनल खतरे हैं भाई। चाइना के पास है वो 5वीं पीढ़ी का विमान वो कब का ही बना चुका है, 6वीं पीढ़ी के विमान पे वो काम कर रहा है, ठीक है। और वो पाकिस्तान को वो 40 जो है 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट है वो देने का है, वो मतलब उसकी न्यूज भी बाहर आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान को वो देगा ही देगा, ठीक है। अब वो देखो 6वीं पीढ़ी के जो विमान है उनका नाम क्या है, चेंगदू J-36 और सेनयांग J-50, ये जो 6वीं पीढ़ी के जो विमान है उनको तैयार कर रहा है चाइना, ठीक है। और पाकिस्तान को कौन सा देगा, 40 चीनी विमान है वो कौन से J-35 जिनका नाम है, वो खरीदने की पुष्टि है वो चाइना खुद कर चुका है कि भाई पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। अब भारत और रशिया के बीच में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 5वीं पीढ़ी को
5वीं पीढ़ी का विमान है वो बनाने के लिए। कब शुरू किया था? 2007 में शुरू किया था, पर वो आगे चला नहीं। उसका नाम क्या था? उसका नाम था FGFA। ठीक है, FGFA, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान था, बनाना था। भारत और रशिया ने जॉइंट में शुरू किया था, पर कुछ डिफरेंसेस हो गए भारत और रशिया के बीच में। एक तो है पूरा तो अनकंडीशनल नहीं था पूरा, कुछ कंडीशंस लगी थी, भारत को पसंद नहीं थी। फिर उसका बजट है वो बढ़ गया था। तो बजट कितना हो गया था? लगभग है वो $30 बिलियन का है वो बजट हो गया था। ठीक, तो भारत है वो 2018 और 21 के बीच में इस परियोजना से है वो पार हो गया। तो फिर तकनीकी हस्तांतरण को भी समस्या थी। फिर इंजन की परफॉर्मेंस में भी भारत को कुछ शक था कि भाई इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी। फिर स्टील कैपेसिटी है उस पर भी भारत है वो पूरा श्योर नहीं था। तो फिर भारत है वो इसमें बाहर आ गया इससे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्रोनोलॉजी दे रखा है कि 2007 में तो दोनों ने शुरू किया साथ में। ठीक, फिर 2014 में क्या हुआ? इंडिया सिग्नल्स डाउट ओवर स्टेल्थ एंड इंजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर 2021 में इंडिया फॉर्मली एग्जिट FGFA प्रोग्राम। फिर 2025 में पुतिन ने ऑफर किया है ऑफ द सेल्फ मेक इन इंडिया रूट के थ्रू, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। और 2026 में किया है, वैसे यहाँ पे 25 लिखा, ये 26 कर दो इसको। तो अभी किया है, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी, अपन मैंने आपको न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाए थे। ठीक है, तो उन्होंने उसमें पुतिन ने ये कहा था, अपने खुद के शब्दों में कहा था। फिर नया दृष्टिकोण क्या है? पुतिन ने भी माना कि भाई हाँ वो पहला वाला प्रयोग है वो सफल नहीं रहा, हम है वो अब नया प्रयोग करते हैं। ऐसा है वो, ऐसा ऑफर आज तक किसी ने नहीं दिया है जैसा रशिया ने भारत को अभी 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने के लिए दिया है। और ये अभी ऑपरेशनल स्टेज में, ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटोटाइप बना हुआ है हम बना देंगे तब देंगे। ये तो ऑपरेशनल में है, तो इसमें कोई विकासात्मक जोखिम भी नहीं है कि भाई अपन खर्चा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी समस्या हो जाती है। तो बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी पहले से डेवलप है, सिर्फ ट्रांसफर करनी है। भारत के इंजीनियर्स, HAL के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी सिखाना है, साथ में मिलके डेवलप करना है। फिर ये मॉडल किस तरीके का होगा? ये मॉडल होगा जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है उसका मॉडल है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया दोनों मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, आपको इसका नाम को तो पता ही होगा। भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रशिया की कौन सी मॉस्कोवा नदी है, उन दोनों के नाम से मिला के ब्रह्मोस बना है, और दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट भी रशिया है वो भारत में इंप्लीमेंट है वो करना चाह रहा है। ठीक है, तो पुतिन ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड बताया कि भाई ये उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जैसा वो अपना प्रयोग सफल रहा वैसा वैसा ये प्रयोग भी सफल होगा। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक साथ है वो काम किया था इसमें। ठीक है, तो पुतिन है वो इसी मामले को वापस है वो दोहराना चाहता है, मतलब इसी तरीके से। फिर HAL की भागीदारी, HAL क्या चाह रहा है? ठीक है, तो HAL के सामने है वो प्रेजेंटेशन दिया है रशिया के जो सुखोई जो ब्यूरो है, सुखोई डिजाइन ब्यूरो, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और उस पर वो विचार कर रहे हैं, कोटेशंस वगैरह मांगे गए हैं। ठीक है, तो फिर उसको भारत की जो एयरफोर्स है उसको दिया गया साथ में, ताकि भाई उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, भारत की जो रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स की वो ये विमान फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि फुलफिल कर रहा होगा तो भारत लगभग कितना खरीदना चाह रहा है? अभी 36 जो है, जो 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट है उनको खरीदना चाह रहा है। तो कितना है वो 36 का, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये 2 स्क्वाड्रन लगभग 36 विमान है वो भारत है वो खरीदना चाह रहा है। अब इसमें समस्या क्या है? देखो समस्या भी होती है, जहाँ पे काम होता है वहां पे कुछ न कुछ समस्या भी होती है। समस्या ये है कि अमेरिका है वो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि अमेरिका के जो विरोधी देश है, जो एडवर्सरीज कंट्रीज जिनको वो कहता है, उनके लिए एक एक्ट भी बना रखा है, उसका नाम है काटसा। ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, तो वो ये एक प्रतिबंध लगाता है कि जो भी उसका दुश्मन देश है उसके साथ यदि आप व्यापार करोगे, डील करोगे, तो अमेरिका उस पर अपने ऊपर भी सैंक्शंस लगाएगा। उस पर तो लगा ही रखे, रशिया पे तो वैसे ही लगा रखे हैं, भारत पे भी लगाने की धमकी है वो देता है। तो इस बात पे भी है वो पुतिन ने काफी चर्चा की थी। पुतिन ने कहा कि भारत है वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। ठीक है, भारत अपना डिसीजन मेकिंग किसी देश के हिसाब से नहीं लेता है, अपना राष्ट्रीय हित क्या है। एक जो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। जिस देश के जैसे राष्ट्रीय हित होंगे वो उसी तरीके से वो डिसीजन लेगा। तो भारत एक जो सॉवरेन कंट्री है, भारत अपना निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। और यदि फिर भी दबाव बनाया जाएगा तो फिर उनको उसी भाषा में वापस है वो जवाब दिया जाएगा। तो उनके लिए एक टर्म यूज किया उन्होंने, तुरंत बूमरैंग। क्या है यहाँ पे लिखे? बूमरैंग इमीडिएटली।
तो ये क्या होता है, ये होता है एक हथियार होता है कि जो फेंकता है ना हथियार, वो हथियार उसी के पास लौट के आ जाता है। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल देके बताया कि भाई जो भी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे ना, वापस उसको उसी भाषा में है वो जवाब दिया जाएगा। ये उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा उसका नुकसान ही होने वाला है। फिर उन्होंने एक बात भी कही कि राजनीतिक वातावरण से अछूते हैं, कि भाई राजनीति है वो भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है उसको है वो कोई भी उसकी वजह, मतलब घरेलू राजनीति की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होती है। या फिर भारत और रशिया के रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं। वो बाहरी शक्ति है, दूसरी शक्ति है, वो दूसरा देश ये डिसाइड नहीं कर सकता कि भारत और रशिया के रिश्ते हैं वो कैसे होंगे। तो भारत के लोग, भारत की सरकार है वो डिसाइड करेगी, भारत के जो हित है वो क्या है वो डिसाइड करेंगे। फिर है विविधीकरण रणनीति। अब भारत की एक स्ट्रेटजी हमेशा से रही है कि भारत किसी एक जो है सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता। कि ऐसा नहीं कि हम सारे हथियार है तो रशिया से ही खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो अच्छा लगेगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो इंटरेस्ट होगा, वही हम करेंगे। हम देखो जैसे राफेल कहाँ से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, ठीक है। हमने बराक मिसाइल इसराइल के साथ मिलकर बनाई। हम तेजस है वो हम खुद बना रहे हैं, उसका जो है इंजन वगैरह वो अमेरिका से ले रहे हैं, ठीक है। अब है वो 5 पीढ़ी का विमान है वो हम, हो सकता है भाई हम रशिया से लें। तो हम क्या करते हैं, भारत एक डाइवर्सिफिकेशन रखता है, सबके साथ है वो रिलेशन बना के रखता है और अपने राष्ट्रीय हित पूरा करने के प्रयास करता है। फिर है व्यापक रक्षा सहयोग, वायु सहयोग। SU-57 का प्रस्ताव सैन्य सहयोग के एक बड़े पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। इससे उन्नत वायु रक्षा और नौसेना प्रणाली भी शामिल है। तो जो SU-57 है उसके अंदर मतलब नौसेना में यूज होने के लिए भी वो बहुत उपयोगी है, ठीक है। वो जहाजों को भी टारगेट कर सकता है। एक जहाज से, भारत वाले जहाज से दूसरे जहाज पे है वो मतलब उस पे भारत के किसी जहाज पे जो होता है ना वॉरशिप होता है उसके ऊपर उतर सकता है। वो सारी चीजें इसमें है। फिर भारत और जो रशिया के बीच में अभी तक जो रक्षा सहयोग कुछ है, अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। भाई भारत है वो S-400 जो ट्रायम्फ है वो रशिया से खरीद रहा है। 5 बैटरी हमने मंगवा ली है। बैटरी मतलब एक पूरा जो इसको स्क्वाड्रन कहते हैं, स्क्वाड्रन टाइप की होती है, ठीक है, तो उसको बैटरी कहते हैं। तो 5 बैटरी भारत ने पहले ऑर्डर की थी। उसका जो है बजट था लगभग $5 बिलियन का, ठीक। उसमें से 4 है वो आ चुकी है, एक अभी आ जाएगी। फिर भारत ने कहा कि भाई नहीं है, हमें 5 और चाहिए, तो हमने टोटल 10 है उसका ऑर्डर किया है। अभी तो है मार्च 26 में ही भारत ने वो 10 का लक्ष्य रखते हुए 5 और इकाइयों को खरीदने की जो है परमिशन दे दी है। फिर है जो अमेरिका जो SU-57 है ना, वो भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है सुदर्शन चक्र, ठीक है। ये इंडिजिनस एयर डिफेंस है, भारत का खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस है। तो उसके साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। मतलब रशिया की जो भी टेक्नोलॉजी होती है ना, वो भारत के जो इंडिजिनस जो होते हैं मिसाइल वगैरह जो भी उपकरण होते हैं उनके साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, उसी तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये एक फायदा है रशिया से विमान खरीद, मतलब कोई विमान वगैरह कुछ भी खरीदने का। अब भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी पुतिन ने इसमें बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई जब अब S-400 का जो एडवांस वर्जन आएगा उसका नाम होगा S-500, कि भाई वो 500 किलोमीटर तक का है वो डिफेंस प्रदान करेगा। वो भी भारत को है टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी तो नहीं देंगे पर उसके साथ है वो भारत को सहयोग है वो करेंगे। तो लगातार है वो कोऑपरेशन बना रहेगा। फिर पुतिन ने भारतीय जो IT इंडस्ट्री है उसको मान्यता दी कि भाई भारत एक बहुत ही अच्छा है वो IT हब है और उसके लिए भी वो मिलके काम करेंगे। अब भारत सरकार है वो क्या सोच रही है, भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता थे, उनका नाम है रणधीर जायसवाल। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत और जो रशिया है उसका बीच में रक्षा सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके बारे में जो बाकी की जो भी चर्चा है वो रक्षा मंत्रालय करेगा। क्योंकि ये प्रवक्ता किसके थे, विदेश मंत्रालय के थे, तो इन्होंने सही से पूरा है वो मतलब रक्षा मंत्रालय के ऊपर डाल दिया कि आगे की जो भी चर्चा है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। फिर एयरफोर्स है वो तकनीकी मूल्यांकन कर रही है, भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इस विमान के अंदर क्या कमियां हैं, क्या क्या जो हमें हमारी ज़रूरतें यदि पूरी हो रही है तो हम फिर तकनीकी आवश्यकताएं देख रहे हैं। तकनीकी आवश्यकताएं पूरी होती है तो हम खरीद लेंगे या फिर उसके साथ मतलब साथ मिलके है वो काम करेंगे। अब कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं अपन, कंक्लूजन में यही है कि भाई भारत के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। भारत को वैसे भी चाहिए क्योंकि अपना इंडिजिनस है वो अभी बना नहीं है, वो जब तक बनेगा तब तक तो कोई ना कोई विमान तो चाहिए। पाकिस्तान ने भी ले लिया है, तो पाकिस्तान भारत के लिए चिंता होना लाजमी है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, चाइना के पास तो 6th जनरेशन भी बन रहा है, 5वां तो बना हुआ है कब से ही। फिर पाकिस्तान को अमेरिका भी हो सकता है कभी दे दे, पहले भी उन्होंने F-16 फाइटर जेट दिए थे।
तो ये समस्या है, तो भारत को भी लेना बहुत जरूरी है ताकि फाइटर गैप है उसको पूरा किया जा सके। फिर रसिया भी अपने है वो नए नए मार्केट है वो खोल रहा है ताकि रसिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो। तो ये कुछ फायदे होंगे, भारत को भी फायदा होगा, रसिया को भी फायदा होगा। अब अपन देखते हैं, देखो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो तीन अलग अलग फाइटर जेट है ना, किसके द्वारा बनाए गए। एक चाइना का है, एक रसिया का SU-57 है, सुकोई SU-57, और अमेरिका का है F-35 है। और भी है, अपन देखेंगे और कौन कौन से है, उनके बीच में बेसिक अंतर क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो फिलोसफी देखते हैं, ये जो SU-57 है ना जो रूस ने बनाया है, इसकी गति ऊर्जा काफी अच्छी है, चपलता जिसको कहते हैं वो, मतलब बहुत जल्दी उलट पुलट हो जाता है, फिर मुड़ सकता है, वो अच्छी है। तो लॉकहेड मार्टिन ने बनाया USA के अंदर F-35, तो वो सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क केंद्रित वो युद्ध वॉरफेयर में उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। फिर जो सैन्यान J-35 है, किसने बनाया है, वो चाइना ने बनाया है। तो वो आधुनिक स्टेल्थ और उन्नत नेटवर्किंग उसके अंदर बनी हुई है। अब अपन देखते हैं स्टेल्थ कैपेसिटी, सेकंड नंबर है स्टेल्थ कैपेसिटी, वो है इसकी मॉडरेट है, सुकोई की थोड़ी मॉडरेट है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे M² लिखा हो 0.1 से 1 M²। ठीक है, फिर ये लॉकहीड मार्टिन है, इसकी थोड़ी लो है, और जो चाइना वाला है ना वो सबसे सुपीरियर, इसकी मतलब ये स्टेल्थ कैपेसिटी सबसे अच्छी है चाइना वाला की। फिर अपन देखते हैं इंजन तीनों में ही दो दो इंजन है, ठीक है, और दो दो पायलट भी बैठ सकते हैं। अधिकतम गति है वो सुकोई की है 2.0 है, लॉकहीड मार्टिन की 1.6 है, और जो सैन्यान J-35 है चाइना वाला उसकी 1.8 तक है। तो स्पीड में ये सुकोई सबसे बेहतर है। फिर है लाभ क्या हो सकता है कि इसकी जो हाई मैन्यूवेबिलिटी है वो चपलता है। ठीक है, और लॉकहीड मार्टिन की क्या है, सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस, इसके अंदर जो पायलट बैठा होता है ना उसकी अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है कि वो सारी चीज़ों को है वो समझ सकता है, देख सकता है और हैंडल कर सकता है, रेस्पॉन्स कर सकता है। चाइना वाला में है फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट्स। ठीक, वैसे ये सारे जो फाइटर जेट होते हैं ना 5 पीढ़ी के, उन सब में यही है भाई, आप है वो दूरी से ही है वो पहले जिसको देखो उसको फायर कर दो, उसको हिट कर दो, ये उनकी जो है फिलोसफी है। ठीक है, फिर आंतरिक हथियार है इन तीनों के अंदर। देखो जो भी 5वीं पीढ़ी का जो विमान होता है ना, तो उसमें क्या है कि जो हथियार होता है वो अंदर ही रखे जाते हैं, क्योंकि साइडों में जो पंख लगे होते हैं, पंख आपने नॉर्मली देखा होगा कि पंखों के अंदर जो हथियार लगे होते हैं वहां से मिसाइल छूट रही होती है, उससे क्या होता है कि उसका एरिया बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, इससे उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। फिर साथ में वो उसका एरिया बढ़ने से वो रडार में आने की जो है वो समस्या रहती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो अपना हथियार वगैरह है वो अंदर रखते हैं, फिर उसको बॉक्स को खुलता है और उसमें से फिर हथियार है वो निकलते हैं। इसमें है मुख्य और पार्श्व आंतरिक भी है, फिर दो मुख्य आंतरिक भी, सेंट्रल लाइन आंतरिक भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। बाकी दो जो सेवा की स्थिति है वो तीनों ही अभी चल रहे हैं काम, उनका यूज में आ रहे हैं, परिचालन में आ रहे हैं। फिर सुपर क्रूज अपन ने देखा ही था भाई, SU-57 में तो सुपर क्रूज है ही है। ठीक है, अब ये जो चाइना वाला है ना उसके अंदर है कि नहीं है ये नहीं पता। फिर पाकिस्तान का तो अपन ने देखा ही था कि चीन ने 40 सैन्यान J-35 विमान खरीदने की योजना की, तो पुष्टि की है कि वो पाकिस्तान को है वो ये 5वीं पीढ़ी के विमान देगा। कितने, 40 देगा। ये देखो ये 3 फोटो दे रखे हैं तीनों अलग अलग देशों के, ये SU-57 का है, ये J-35 जो चाइना ने बनाया है उसका है, ये कौन सा है, USA का जो F-35 है। ठीक है, आपने देखा होगा एक है ना कोच्चि एयरपोर्ट पे उन्होंने उतार दिया था भारत भाई, इसकी जो स्टील कैपेसिटी है वो ज्यादा नहीं है जो अमेरिका वाला है, क्योंकि भारत ने इसको डिटेक्ट कर लिया था। ये विमान वहां पे आया था, हिंद महासागर में घूम रहा था, और भारत ने इसको मतलब भारतीय रडार ने इसको सेंस कर लिया और वहां पे उतरवा दिया। अब अपन थोड़ा सा है वो जनरेशन का देख लेते हैं, जो अलग अलग जनरेशन का है। अभी तक कौन से 5वीं पीढ़ी का है, तो पहली पीढ़ी कब से कब तक थी, फिर 1940 से 50 के बीच में, फिर सेकंड जनरेशन 1950 से 60 के बीच में। अपन देखो MiG-21 जो कहते हैं ना, अपने भारत के जो स्क्वाड्रन में है ज्यादा MiG-21, वो कौन सी पीढ़ी का है, सेकंड जनरेशन का है। और अभी कौन सा 5वीं 6वीं पीढ़ी है वो आने, मतलब 5वीं पीढ़ी आ चुकी है, 6वीं आने वाली है। फिर है ये तीसरा थर्ड जनरेशन है 1960 से 70, ये मिराज थर्ड वगैरह है, MiG-25 है। फोर्थ जनरेशन वाला कौन सा है, मिराज 2000, ये और MiG-29, सुखोई 27, ये कौन से फोर्थ जनरेशन के हैं। और जो अपना राफेल था, जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है। ये सुकोई 30 MKI है और राफेल है, ये कौन सा है, 4.5 जनरेशन के है।
फिर अब है वो लेटेस्ट कौन सा है, 5th जनरेशन मल्टी रोल होता है, ये स्टेल्थ कैपेसिटी होती है। इन बाकी वालों में स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं होती है, इनमें क्या होती है 5वीं पीढ़ी वालों में स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, रडार की नज़र में नहीं आते हैं। तो ये अभी पहला कौन सा था, ये अमेरिका का था F-22 रैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर फोटो दे रखी है। तो ये पहले देखो चौथी पीढ़ी के अपन देख लेते, मिराज 2000। ठीक है, फिर F-16 जो है यूएसए का, जो पाकिस्तान को दिया था। ठीक है, फिर है FA-18EF यूएसए का, ये Su-27 है वो रशिया का है, ये चौथी पीढ़ी का है। फिर है 4.5 जनरेशन, वो अपन देखते हैं। फिर JS-39 ग्रिफेन स्वीडन का है, ये राफेल है, ये फ्रांस का है। फिर टाइफून जर्मनी का है। फिर Su-35 रशिया का है। ये कौन से 4.5 जनरेशन के है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन का है। फिर है 5G 5वीं जनरेशन का, कौन सा है, J-35 है ये, है ना, ध्यान रखना J-35, ये चाइना का है। F-22 जो रैप्टर जिसको कहते हैं वो यूएसए का है। F-35 यूएसए का है। Su-57 किसका, रशिया का है। ये जो अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 5वीं पीढ़ी के विमान है। तो देख लिया आपने 5वीं पीढ़ी के विमान। अब देखो कुछ अमेरिका के है, वो देख ही लेते हैं। ये 4th जनरेशन के है, F-15C किसने बनाया, बोइंग ने बनाया। F-15EX ये भी बोइंग ने बनाया हुआ है। F-16 किसने बनाया, लॉकहेड मार्टिन ने बनाया। ठीक है, फिर है 5वीं पीढ़ी के अमेरिका के F-21 लॉकहेड मार्टिन, इतने लॉकहेड मार्टिन के ये। F-22 रैप्टर जिसको अपन कहते हैं, F-35A लॉकहेड मार्टिन। ठीक है, तो ये 5वीं पीढ़ी के विमान है। फिर 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये तो देखो, ये थोड़ा क्रॉस सेक्शन इसका जो होता है ना, रेडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा होता है, तो ये रेडार में दिख जाता है। ठीक है, जो 5वीं जनरेशन का है ना, ये लो, वेरी लो ऑब्जर्वेबल होता है ये। ठीक है, तो ये इसका RCS होता है ना, जिसको कहते हैं अपन रेडार क्रॉस सेक्शन, और रेडार के अंदर कितना है वो इसका साइज दिखता है, ये वो 0.001 m² होता है, मतलब बहुत एक गोल्फ के बॉल के बराबर दिखता है। फिर दूसरा कंपेरिजन क्या है, हथियार वहन। ठीक है, तो जो 4th जनरेशन तक के होता है ना, उनके पंखों के अंदर हथियार लगे होते हैं या फिर बाहर लगे होते हैं नीचे। और जो 5th जनरेशन वाला होता है ना, स्टील प्रोफाइल बनाए रखने और खिंचाव को कम करने के लिए हथियार मुख्य रूप से आंतरिक हथियार बे, इंटरनल वेपन बे में रखे जाते हैं। ठीक है, फिर वो एक बॉक्स खुलता है और उसमें से हथियार है वो निकलते हैं। फिर है एविएशन और सेंसर फ्यूजन। तो इसमें देखो, जो स्वतंत्र प्रणालियां हैं उसका उपयोग किया जाता है। पायलट को है वो मैनुअली जो है देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पे क्या सीन है, कहाँ पे किसके ऊपर स्ट्राइक करना है, टारगेट करना है। अब ये जो 5th जनरेशन वाले, ये सारे इंटीग्रेटेड फ्यूजन, सेंसर फ्यूजन के होते हैं। डिजिटल पिक्चर इसमें पायलट को दिखता रहता है, तो वो जो अवेयरनेस है वो काफ़ी अच्छी रहती है पायलट के लिए। फिर है गति, जो काइनेटिक परफॉर्मेंस है ना, सुपरसोनिक गति के लिए आमतौर पर ईंधन खपत वाले आफ्टर बर्नर के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो इंफ्रारेड दृश्यता बढ़ाता है। इसमें मैंने बताया कि आफ्टर बर्नर लगे होता है, एकदम फ्यूल को छोड़ते हैं जिससे उनकी गति बढ़ती है, पर इससे क्या है कि इंफ्रारेड जो है तरंगें निकलती है, वो रडार को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसको, इससे बचने के लिए है वो 5th जनरेशन वाले में क्या होता है, सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इससे वो फिर उसमें स्टेल्थ कैपेसिटी आ जाती है। फिर लास्ट इसमें देखते हैं युद्ध दर्शन, कॉम्बैट फिलोसफी। ठीक है, तो ये एक डॉग फाइट करते हैं, बहुत 4th जो जनरेशन के होते हैं ना, ये पास में जाके है वो लड़ाई करते हैं, डॉग फाइट होती है। जो 5वीं पीढ़ी का होता है वो दूर से ही देखो और गोली मारो वाला सीन है। ठीक है, सी फर्स्ट शूट फर्स्ट समता पर जोर देता है और खतरे को दूर से ही खत्म कर देता है। दिखता भी नहीं है और दूर से ही हमला है वो करके चला जाता है। तो ये काफी एडवांस जो है 5वीं पीढ़ी के विमान होते हैं, तो भारत को इनकी जरूरत है और रशिया ने ऑफर किया है, तो भारत को मतलब मुझे लग रहा है जॉइंट में बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में बताइए। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चर्चित मुद्दों की जो क्लास है, इसमें आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को है वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।